हेलो एवरीवन, बीएससी पर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ठीक है, मतलब कई साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, एक्सप्लेन किया था कि है ना सॉफ्ट बॉन्डिंग जो हो रही है वो कैसे हो रही है, या हार्ड बॉन्डिंग मतलब कोवलेंट नेचर की हो रही है, आयनिक नेचर की हो रही है, किस टाइप की हो रही है। तो अपन उसमें केवल 3 थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, पाई बॉन्ड थ्योरी और पिट्जर थ्योरी। इसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं अपन, वो आगे लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, आ जाता है क्वेश्चन इसका भी। तो अब देखो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हार्ड इंटरेक्शन आर अज्यूम टू बी प्रीमियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक इंटरेक्शन। देखो इसने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में बताया गया अगर जो हार्ड इंटरेक्शन हो रहा है ना, ठीक है, वो क्या होगा, आयनिक नेचर का होगा। ठीक है, इसने किसको एक्सप्लेन किया, हार्ड नेचर को बताया। ठीक है, वो क्या होगा, आयनिक नेचर का होगा। इसने ये चीज बोली, क्यों होगी वो देखो। अगर हार्ड एसिड मान लो आपका Li Na+ K+ क्या है, हार्ड नेचर के हैं, और हार्ड बेस कौन सा हो गया, OH- और F-। अब आपको पता है अगर NaOH बनता है, और ये आपको पता है क्या होता है, आयनिक नेचर का होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Na क्या है, हार्ड है एसिड, और OH- क्या है, हार्ड बेस है। ठीक है, अगर ये मिल रहा है तो क्या बनना है, एनी कंपाउंड को बनना है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस से मिलेगा तो क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका, क्यों बना रहा है। और आगे देखो, अब देखो सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है ना, आगे देखो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या हो गई, जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस दोनों आपस में मिल रहे हैं ना, ठीक है, इन्होंने एक कंपाउंड बनाया तो क्या करते हैं, एक एनर्जी छोड़ते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटर आयोनिक डिस्टेंस के। ठीक है, जैसे जैसे एटम और उनके बीच में क्या इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ेगी ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। अगर इनके बीच में रेडियस कम हो गई, डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, ऐसे इतना ज्यादा कम आ गया, तो इनके क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होंगे, आयनिक नेचर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसलिए अगर हार्ड एसिड ले रहे हैं अपन, हार्ड एसिड कौन होते हैं, जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उन पर, पॉलिसिबिलिटी ज्यादा होती है, वो क्या होता है, हार्ड एसिड होता है। हार्ड बेस भी मैंने आपको ये बताया कि जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होते हैं, मतलब उनका क्या होता है, साइज कम होता है। ठीक है, साइज कम, हार्डनेस, हार्ड इंट्रैक्शन क्या होंगे, आयनिक नेचर के होंगे। क्यों होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, उनकी ज्यादा होगी। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया ना, कंसेप्ट समझ आ गया ना आपको, बस आप अपने हिसाब से लिख देना उसमें। ठीक है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के। ठीक है, एक और चीज देख लो इसमें और अच्छे से समझ लो। देखो हार्ड एसिड के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, हार्ड एसिड कौन होते हैं, जिनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं ये। और हार्ड बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर लुईस के अनुसार क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, जो बेस होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है, जो एसिड होता है। ठीक है, हार्ड एसिड के पास डी ऑर्बिटल वैकेंट है तो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अगर जो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं अपन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट और शेयर मतलब डोनेट और एक्सेप्ट करने से क्या मतलब आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो एक कंसेप्ट और ये कि अगर आपको बड़ा चढ़ा के लिखना है तो इन चीजों को आप थ्योरी में लिख देना, बस आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। बस मेरा ये काम ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या क्या बताती है अपन को, हार्ड को बताती है। हार्ड क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जिनकी हार्ड एसिड होते हैं जो, उनका क्या होता है, साइज बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस कम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हो, आयनिक नेचर के होते हैं। हार्ड एसिड के बाद डी ऑर्बिटल खाली होता है, इसलिए क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो, तो क्या होंगे, ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो क्या बनाते ही है, कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर है बात, इतना सही कंसेप्ट था इसका। अब आगे आओ, मतलब इसके आने से पहले अभी मैं आपको एक और सीरीज बताऊंगा, उसमें पाई बॉन्ड थ्योरी आने से पहले एक चीज देखो आप। अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है ना, उसको अपन स्थायित्व गुणांक के आधार पर भी क्या करते हैं, समझा सकते हैं। देखो दो पैटर्न तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, डी ऑर्बिटल के आगे और एक एनर्जी के आगे है ना। ठीक है, अब आते हैं अपन स्थायित्व गुणांक के पर। ठीक है, तो स्थायित्व गुणांक क्या होता है, पी के इक्वल टू माइनस का log के। ठीक है, पी के जो होता है ना, पी के स्ट्रेंथ को बताता है ये।
एक्स ए प्लस वाई बी प्लस ये बस आपको क्या है लिखना पड़ेगा आपको, तो आप एक बार समझ लो कि आपको लिखना कैसे है, और कंसेप्ट भी आपको बता देगा कि है ना हार्ड आयनिक कंपाउंड क्यों बना रहे हैं और सॉफ्ट सोल्ट क्या बनाएंगे, आगे इसका भी कंसेप्ट है। तो देख लो आप, माइनस का लोगे किसके बराबर होगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस सी। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स और वाई है ना, ये धातु के पैरामीटर है, और ए और बी क्या है यहाँ पे लिगेंड के पैरामीटर, अभी आगे बताऊंगा क्या पैरामीटर है, और सी क्या है यहाँ पे समाकलन नियतांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। ये मेटल के पैरामीटर एक्स और वाई, और लिगेंड के पैरामीटर क्या हो गए ए और बी, और के क्या बता रहा है, लोग क्या बता रहा है, स्थायित्व गुणांक को बता रहा है, ठीक है। आगे चलो, अब देखो इसकी जो कठोरता या सॉफ्ट है ना, सॉफ्टनेस या हार्डनेस, वो y और x के मान के ऊपर डिपेंड करेगा या a और b के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। x और y क्या हो गया, मेटल हो गया, और a और b क्या हो गया, a और b लिगेंड हो गए, ठीक है। a और b क्या हो गए, लिगेंड के मान हो गए, और x और y मेटल के मान। क्लियर, x और y किसको बोल दो, या तो एसिड को बोल लो, लिगेंड किसको बोल लो, बेस को बोल लो। क्लियर है। देखो यदि y का प्राचाल का मान क्या होगा, 2.8 से 3.2 के बीच में हुआ, मतलब जो y का मान अगर 2.8 से 3.2 के बीच में हुआ तो क्या होगा, सीमावर्ती व्यवहार पाया जाता है, ठीक है, मतलब बॉर्डर लाइन पे, ठीक है। ये एसिड के बारे में बोल रहे हैं अपन को, किसके, मेटल के बारे में, क्योंकि y किसको बता रहा है, मेटल को बता रहा है। यदि y का मान क्या होगा 2.8 से कम होता है तो कठोर प्रकृति उत्पन्न होती है, यदि y का मान 3.2 से अधिक होता है तो मृदु प्रकृति उत्पन्न होती है, ठीक है। यह भी एक सीरीज में आएगा, आपको सीरीज बताऊंगा, ठीक है। वहीं देखो अगर ए और बी का मान देख लो, अगर 0.8 से 2.6 के मध्य में है तो क्या होगा, बॉर्डर लाइन। यदि बी का मान 0.8 से कम होता है तो कठोर क्षारीय व्यवहार, अगर यदि बी का मान 2.6 से अधिक होता है तो मृदु क्षारीय व्यवहार उत्पन्न होता है, ठीक है। अभी पहले मेटल के रेस्पेक्ट में देख लो, ये सीरीज है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, कठोरता कम होगी, ठीक है, और मृदुता बढ़ेगी, ठीक है, मतलब हार्डनेस तो कम होगी और सॉफ्टनेस क्या होगी, बढ़ेगी। बस ये पैरामीटर है, इस टाइप की एक सीरीज दे दी उन्होंने कि देखो लिथियम का क्या है, y इक्वल टू 1.05 है, तो क्या होगा, सबसे हार्डनेस ये होगा, ठीक है। वहीं अगर देखो ऊपर से नीचे अगर 2.96 हो गया तो क्या होगा, ये बॉर्डर लाइन, इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन, सीमावर्ती, ठीक है। वो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, अगर 2.8 से 3.2 के मध्य में आएगा तो सीमावर्ती होगा। क्लियर है बात। अब आगे आओ, Cu+2 Sn+2 ये क्या होते हैं, मृदु होते हैं। तो इनका क्या देखो, y का मान अगर 3.2 से ज्यादा होता है तो क्या होते हैं, मृदु होते हैं, मतलब सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ये, ठीक है। एक टाइप की सीरीज है ये। अगर उसी टाइप में देख लो आप, बेस में भी देख लो आप, बेस में देखो OH माइनस क्या होगा 0.4, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा कठोर होंगे। NH3 भी क्या होता है, कठोर में आता है। अब Cl माइनस जो होता है ना, ये बॉर्डर लाइन में आता है, ठीक है, 0.9 से, ये चीज पहले ही बताई थी मैंने आपको, जो Cl माइनस होता है सीमावर्ती में आता है। Br और H2O3 माइनस क्या होते हैं, ये मृदु होते हैं। इन दोनों को ज्यादा ध्यान रखना, Br और I क्या होते हैं, मृदु होते हैं, क्योंकि जो इनकी B का मान जो होता है, पैरामीटर का मान क्या होता है, 0.96 से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर। तो ऊपर वाले क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बस अपन को इतना ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाई दिया मेन, अब आप अच्छे से लिख सकते हो उसको। अगर सीरीज के लिए बोले तो आप सीरीज बना देना, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखने वाली चीज है कि कठोरता की मान क्या हो गया, मृदु का मान कैसे बढ़ रहा है, बस उसके लिए ही कंसेप्ट है ये। क्लियर हो गया था ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन पाई आबंध सिद्धांत। पाई बॉन्ड थ्योरी पढ़ लो, देख लो। पाई बॉन्ड थ्योरी का भी आप केवल कंसेप्ट समझना, थ्योरी आप खुद ही लिख दोगे। आप मेन होता है कंसेप्ट समझ लो बस। आप थ्योरी तो मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा, आप एक बार पढ़ के चले जाना उसको बस, ठीक है। देखो पाई बॉन्डिंग थ्योरी अपन को किसने दी थी, जेचेट एंड आरएस मूलिकन ने बताई थी। क्लियर। ये किसको बताती है, देखो इलेक्ट्रॉनिक मैंने आपको क्या बताया, आयनिक और हार्ड सब्सटेंस को बता रही है। तो पाई बॉन्डिंग किसको बताती है, इट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग बिटवीन द सॉफ्ट इंट्रैक्शन, ठीक है। इसने क्या बताया, जो सॉफ्ट इंट्रैक्शन होते हैं, और सॉफ्ट इंट्रैक्शन जो होते हैं ना, बार आप नोट कर लेना बोले, सॉफ्ट इंट्रैक्शन किसको बताते हैं, कोवलेंट कंपाउंड को, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब पाई बॉन्ड का मतलब ही क्या हो गया, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, मतलब पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है। तो इनको क्या बोलता है, पाई बॉन्ड जो होता है प्योर कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं मन उनको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। पाई बॉन्ड आते समझ लेना, सॉफ्ट के बारे में बता रही है अपन को। क्लियर। अब देखो पाई बॉन्ड अकर्स इन दोज मेटल्स आयन दैट हैव लो ऑक्सीजन स्टेट एंड लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिनके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो क्या होती है, लो होती है, मतलब +1 लगभग या 0, और डी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा, डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। वो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लास बी मतलब सॉफ्ट एसिड मेटल आयंस।
अब देखो क्लास बी को इंक्लूड कर दिया, मतलब क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड के बारे में ही बताएगा ये। क्लियर हो गया? तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन को ये समझाता है। ठीक है, इसने क्या बोल दिया कि पाई बॉन्डिंग वही बनाएंगे जिनपे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी और डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और किनको शामिल कर रहा है उसमें, क्लास बी को शामिल कर रहा है। ठीक है, क्लास बी सॉफ्ट एसिड मेटल आयंस। अब देखो बेस के बारे में क्या बता रहा है ये, जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स होंगे ना, सॉफ्ट बेस, मतलब पाई बॉन्डिंग लिगेंड का मतलब ही क्या होगा, सॉफ्ट बेस बोल दिया, तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन को बता रहा है ये। और पाई बॉन्ड का मतलब होगा कोवलेंट नेचर, तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन क्या हो गया, कोवलेंट नेचर को बताएगा। क्लियर है बात? ठीक है, आगे देखो, सॉफ्ट सॉफ्ट बेस आर क्या ले लिया इसने, सीओ ले लिया, पीएच3 ले लिया, फोस्फिन बोलते हैं इसको, और हेवियर हेलोजन, मतलब क्या हो गए, आयोडीन और ब्रोमीन। ठीक है, यही क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस होते हैं। क्लियर है बात? क्या होंगे, सॉफ्ट आयोडीन और क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं क्लोरीन, हाँ ब्रोमीन गलत दिख गया, क्लोरीन आएगा। ठीक है, ये क्या होता है, सॉफ्ट बेस होते हैं। ठीक है, अब देखो पाई बॉन्ड बनता कैसे है वो चीज आप देख लो। अब देखो लिगेंड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। ये क्या होता है, लुईस एसिड होते हैं, लुईस बेस होते हैं। लिगेंड क्या होता है, लुईस बेस होते हैं, और मेटल क्या होता है, लुईस एसिड होते हैं। क्योंकि लिगेंड क्या करते हैं, अपने लोन पे क्या देते हैं, मेटल को देते हैं। अब देखो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, जिनके ऊपर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, अगर मान लो जो लिगेंड ने क्या दिया, मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, अब मेटल के पास जगह ही नहीं है, मेटल के ऊपर क्या हो गया, बहुत ज्यादा भार फैल गया, भार आ गया इलेक्ट्रॉन्स का, कि वो भार उठा ही नहीं पा रहा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लिगेंड को वापस दे देगा। ठीक है, इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ गई ना, क्या करेगा, लिगेंड को वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर इसने लिगेंड को वापस इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जो लिगेंड क्या करता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन देके बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अगर ये बैक बॉन्ड कर देगा, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। आगे पढ़ोगे आप, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे क्या होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे लिगेंड है ना, लिगेंड कैसा होना चाहिए, अगर लिगेंड के पास मान लो खाली कक्षक होने चाहिए ये वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, तो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो लिगेंड कैसा होना चाहिए अपना, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, डी इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए। लिगेंड मस्ट है डी ऑर्बिटल, ताकि क्या करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो कर सके। ठीक है, तभी तो पाई बॉन्ड बनाएगा ये। क्लियर? अब इसका एक्सेप्शन होता है सीओ। सीओ के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, फिर भी क्या करता है, ये पाई बॉन्ड बनाता है। क्लियर है बात? एक्सेप्शन है सीओ आपका, सीओ के पास क्या है, डी ऑर्बिटल नहीं है। क्योंकि अगर मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है लिगेंड को, लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल होने चाहिए इन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीओ क्या कर रहा है, उसके बाद डी इलेक्ट्रॉन है नहीं, फिर भी पाई इंटरेक्शन कर रहा है। ये चीज आप, इसका एक्सेप्शन है ये चीज आप आगे बढ़ोगे ऑर्गेनोमेटेलिक में। ठीक है, एमएससी वगैरह करोगे ना, तब इसको अच्छे से पूरा अलग ही चैप्टर है पूरा ऑर्गेनोमेटेलिक, पूरा सीओ के ऊपर। ठीक है, अब देखो अपना जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या होता है, डज नॉट शो पाई इंटरेक्शन। ये पाई इंटरेक्शन करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल होते ही नहीं। सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल तो आते ही नहीं है कभी। ठीक है, अगर इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेंगे ही नहीं। अगर नहीं लेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। इसलिए करते हैं पाई इंटरेक्शन में भाग नहीं करते ये। ठीक है, पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्लियर हो गई, किसके बारे में बता रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन के बारे में बता रही है, और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बता रही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट थ्योरी है पिट्जर थ्योरी। देखो नेक्स्ट थ्योरी आपकी है पिट्जर सिद्धांत। ठीक है, पिट्जर थ्योरी ये किसको बताती है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन के बारे में बताती है। ठीक है, और आपको अभी से आइडिया दे देता हूं, ये किसको बताता है, अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है जब एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, अब पिट्जर सिद्धांत क्या होता है, वांडरवॉल मतलब लंदन फोर्स का निर्धारण करता है, इसको एक्सप्लेन करता है वांडरवॉल फोर्स को। अब वांडरवॉल फोर्स आपने सुना होगा क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं, आप देख लो। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोलर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ H2। ठीक है, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, और इसके आगे ले लेता हूँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल कोई भी। ठीक है, अगर इसके आगे ले आता हूं, ठीक है, तो ये क्या करता है, थोड़ी देर के लिए क्या करता है, इसको पोलर कर देता है। ठीक है, इसको क्या करता है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या कर देता है, पोलर कर देता है। और ये एक क्या करते हैं, एक अट्रैक्शन शो करते हैं, मतलब एक फोर्स शो करते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं अपन, लंदन फोर्स। ठीक है, या वांडरवॉल फोर्स करते हैं। ठीक है, नॉन पोलर, ये क्या होता है, पोलर पोलर के बीच में भी आता है, और पोलर नॉन पोलर के लिए बीच में भी आता है। देखो बहुत ही क्या होता है, वीक फोर्स होता है, बहुत ही कुछ देर के लिए ये क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन वांडरवॉल फोर्स। ठीक है, पिट्जर सिद्धांत किसको बताता है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन को बताता है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन बढ़ता है। एक और था, अगर इसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है
ठीक है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, सॉफ्ट इंटरेक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है। इन्हें प्रकीर्णन बल भी कहते हैं। दो अद्रव्य अणु के मध्य वान डेर वाल लक्षण पाए जाते हैं। अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, नॉन पोलर भी अगर मैंने रख दी है ना यहाँ पे, तो कुछ थोड़े से टाइम के लिए क्या होता है, ये पोलर बन जाते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, बाकी मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, पूरा कंसेप्ट आपको बता ही दिया मैंने। थ्योरी पढ़ लेना, लिखिए ना बस। इस सिद्धांत के आधार पर मृदुता का निर्धारण किया था, ये मैंने आपको बता दिया। सॉफ्ट इंटरेक्शन को क्या होता है, बढ़ाता बताता है ये। यदि गैसीय अवस्था में दो कक्षों के मध्य ध्रुवता बढ़ जाती है, मतलब पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, मृदु लक्षण बढ़ जाते हैं, सॉफ्ट इंटरेक्शन बढ़ जाता है, वह वान डेर वाल लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर है बात? तो ये अपनी थ्योरी खत्म हो गई। अब देखो एक दो कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट भी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो देखो आप। देखो अपनी तीनों थ्योरी तो खत्म हो चुकी है, बट एक दो क्वेश्चन जो अपने आ जाते हैं कभी अभी। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्बिन एक मृदु एसिड है, क्यों, समझाइए। कार्बिन पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्बिन क्या होता है। कार्बिन के पास होता है दो तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, H मान लो यहाँ पे, ये H, इसको बोलते हैं अपन कार्बिन। दो क्या होता है, बॉन्डेड होता है, दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन आता है कि कार्बिन क्या होता है, एक मृदु एसिड है, क्यों, मतलब क्या होता है, एक सॉफ्ट एसिड होता है, क्यों, इसको आपको समझाना है। ठीक है, मैं केवल आपको एक ही कंसेप्ट बता देता हूं, आप देख लेना। जो कार्बिन होता है ना, इसके पास क्या होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, आपके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी पी ऑर्बिटल होते हैं। अगर एम्प्टी पी ऑर्बिटल हुए तो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है अपने ऑर्बिटल्स में। अगर इलेक्ट्रॉन को जो ले सकता है, लुईस के अनुसार क्या होता है, वो एसिड होता है। क्लियर, केवल यही एक कंसेप्ट है, बाकी इसकी थ्योरी आप देख लेना आगे। अब देखो यहाँ पे देखो आप, ये कार्बन दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा ये सिग्मा। कार्बन क्या होता है, 6 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p2, ये चीज आपको पता है। अब देखो बाहरी वाले अपन को कंसिडर करते हैं, बाहरी कोश को, ठीक है, तो 2s ये पूरी फील्ड है, 2p2 में मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है, आधा अवस्था, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या जाता है, एक इलेक्ट्रॉन किस में चल जाएगा, पी में चल जाएगा। ठीक है, अब इसके पास देखो सारे ऑर्बिटल क्या है, पी के पी खाली है, एक यहाँ पे चला गया तो फिर भी 3 ऑर्बिटल क्या है, खाली है इसके पास, रिक्त पी कक्षक है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लुईस अमल। ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन में क्या कर सकता है, अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है लुईस के अनुसार क्या होता है, एसिड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सॉफ्ट एसिड। ठीक है, क्लियर है। देखो इसी बेस पर एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, CH2I माइनस का स्थायित्व CH2F की तुलना में अधिक होता है, क्यों। ये कार्बन के बेस पे ही है। तो आप ये देखो, अगर CH2I टूटा तो किस में बदलेगा, ये अगर I है अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन सॉफ्ट, मैंने अभी आपको बता दिया सॉफ्ट एसिड है, और I भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, स्टेबल होता है, तो ये क्या होता है, प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर CH2 देखें, CH2 तो क्या होगा, सॉफ्ट हो गया, कार्बन बन गया, और F क्या होता है, हार्ड होता है, तो सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन हो गया। क्लियर, तो ये क्या होगा, अनुपस्थित होगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट अपन चलेंगे अदर टॉपिक पे, और ऐसे ही अपन क्या करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। बस आपको थ्योरी तो आप खुद ही बना लोगे यहाँ पे, एक बार आपको कंसेप्ट पता लग गया तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।